हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम टू चाणक्यम कोचिंग गरुड़। आज के सेशन में हम सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी 40 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं और ये जो क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं ये HP TGT के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। सेशन अच्छे लगे तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम प्री रिक्वायरमेंट ऑफ अ सोशल रिलेशनशिप। सामाजिक संबंध की कौन सी एक न्यूनतम पूर्व आवश्यकता है? ऑप्शंस आर फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट, फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल अवेयरनेस और सिमिलैरिटी। अब देखिएगा जो यहाँ पे सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आपके पास में है। पारस्परिक जागरूकता मतलब हम कह सकते हैं कि सामाजिक संबंध आपके तभी बनाए जा सकते हैं जब एटलीस्ट आप एक दूसरे के बारे में अवेयरनेस होगी। ठीक है, बाकी जो ये समानता वगैरह है, समानता अवेयरनेस के बाद वाली फेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट भी ज़रूरी नहीं है या फिर आपका फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होना भी ज़रूरी नहीं है। म्यूचुअल अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट थिंग। ठीक है, जो आपके पास नेसेसरी होती है सामाजिक संबंधों के लिए। तो पूर्व शर्त अगर पूछा गया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 में ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज द कास्ट सिस्टम। वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की होती है? स्थायी होती है, मुक्त वर्ग होती है, जन्म पर आधारित होती है या फिर बंद वर्ग होती है? तो ऑब्वियसली आप सभी को मालूम होगा कि जन्म पर आधारित जो व्यवस्था होती है वो आपकी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था आपकी होती है, कास्ट सिस्टम। ठीक है, मतलब कि जाति की जो व्यवस्था है, कास्ट की सिस्टम है, जन्म से तय होती है। जाति हमारी जन्म से तय होती है कि हम किस जाति में पैदा होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होने वाला है। ठीक है, अगला हम कह सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फीचर ऑफ। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, साइज को रिड्यूस कर रहे हैं हम यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फीचर ऑफ स्टेटस यूनिफॉर्मिटी। प्रस्थिति एक रूपता की आधारभूत विशेषता कौन सी है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 में आपके पास में ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो है सिमिलैरिटी इन एन इंडिविजुअल्स स्टेटस, या फिर व्यक्ति की परिस्थितियों में सादृश्यता, या फिर सिमिलैरिटी इन स्टेटस ऑफ ग्रुप मेंबर्स, समूह सदस्यों की परिस्थितियों में सादृश्यता, या फिर आपका व्यक्ति की परिस्थितियों से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक दिशाओं में सादृश्यता, या फिर सिमिलैरिटी इन प्रिविलेजेस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, विभिन्न समूहों के विशेषाधिकारों में सादृश्यता। तो परिस्थिति एक रूपता या फिर स्टेटस यूनिफॉर्मिटी का जो मतलब होता है वो होता है सिमिलैरिटी इन प्रिविलेजेस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होने वाला है। विभिन्न समूहों के विशेषाधिकारों में सादृश्यता या फिर एक रूपता हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है आपके पास, विद विच स्टडी इज श्रीनिवास नेम एसोसिएटेड। किस स्टडी के साथ में या फिर किस अध्ययन के साथ में श्रीनिवास का नाम एसोसिएटेड है? तो यहाँ पे आपका जो आंसर आने वाला है वो है एम एन श्रीनिवास। ठीक है, एम एन श्रीनिवास का जो नाम एसोसिएटेड है वो एसोसिएटेड है केरल के नायरों के अध्ययन के साथ में, केरल के नायरों के अध्ययन के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होने वाला है। जो एम एन श्रीनिवास ने केरल के नायक समुदाय का अध्ययन किया था, इसके माध्यम से उन्होंने जाति प्रणाली, सामाजिक परिवर्तन और सिंड्रोम ऑफ इंडिया जैसी अवधारणाओं को समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी के जितने भी ऑप्शंस हो जाते हैं वो हमारे गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाता है। बाकी भी जितनी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ प्रोमिनेंट सोशलिस्ट लीडर। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रमुख समाजवादी नेता थे? ठीक है, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक है, अबुल कलाम आज़ाद है, मोहम्मद अली जिन्ना है या फिर जयप्रकाश नारायण है? तो ये आप सभी को मालूम होगा कि जयप्रकाश नारायण जी जो है स्वतंत्रता आंदोलन और समाजवादी विचारधारा के प्रमुख नेता माने जाते हैं। उन्होंने समानता और न्याय के लिए काम किया था और समाजवाद की लोकप्रिय अवधारणाओं को बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास। जाति और वर्ग में मुख्य अंतर क्या होता है? जाति और वर्ग में मुख्य अंतर क्या होता है? देखिएगा, वर्टिकल डिवीजन होगा, लंबवत विभाजन होता है, पैतृक व्यवसाय होता है, असमानता होता है या फिर उप संस्कृति अंतर होता है। देखिएगा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो जाति होती है आपकी
ठीक है ना, जाति होती है आपकी, आपके जाति और वर्ग, दो दो चीज़ें हैं, क्लास है एंड कास्ट है, ठीक है। तो ये जो क्लास एंड कास्ट है, यहाँ पे इनइक्वालिटी, यानी कि इनइक्वालिटी पाई जाती है, असमानता, यहाँ पे आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 में ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वैसे कई बार चीज़ें बहुत सारी को रिलेट कर सकती है, लेकिन हमको अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, हु प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ कल्चर लैग। कल्चरल लैग यानी कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मार्क्स ने, सोरोकिन ने, या फिर पेरेटो ने, या फिर ऑगबॉर्न ने, ठीक है। पेरेटो ने तो ऑब्वियसली नहीं किया है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आपका ऑगबॉर्न, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होने वाला है। ऑगबॉर्न ने सांस्कृतिक विलंबना या फिर कल्चरल लैग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार जो भौतिक या फिर तकनीकी परिवर्तन समाज की गैर भौतिक संस्कृति से पहले होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भौतिकी परिवर्तन होता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं तकनीकी परिवर्तन होता है, वो गैर भौतिकी संस्कृति से पहले हो जाता है परिवर्तन। इसके बीच में जो टाइम पीरियड रहता है उसको हम क्या कहते हैं? लैग कहते हैं, ठीक है, सांस्कृतिक लैग कहते हैं। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होने वाला है, ठीक है जी। पेरेटो ने तो नहीं दिया है, पेरेटो आपके पास में वेलफेयर इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम आता है, पेरेटो ऑप्टिमेलिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, जिसमें ये बताते हैं समवन कैन ओनली बी मेड बेटर ऑफ बाय मेकिंग समवन वर्स ऑफ, कि भाई इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होते हैं वो पूरे तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं और अब बाकी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए कोई भी स्कोप नहीं है, ठीक है। अगर हमने एक पर्सन की यूटिलिटी को बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली आप यहाँ पे पेरेटो का भी नेम देख सकते हो। और कार्ल मार्क्स आपको पता ही होगा कि कार्ल मार्क्स ने तो आपका, आप कह सकते हो, दास कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है 1867 में, ठीक है, जिसमें इन्होंने सोशलिज्म के बारे में बात की है, कैपिटलिज्म के अंत की बात की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेस। प्रगति की विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 में प्रगति की विशेषता देखिएगा, प्रगति वांछित विकास है, यानी कि प्रोग्रेस इज डिजायर्ड डेवलपमेंट। प्रोग्रेस इज कंपेरेटिव, यानी कि प्रगति तुलनात्मक है। प्रोग्रेस इज नॉट ऑटोमेटिक, प्रगति स्वचालित नहीं होती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आप सभी देख के ही पता लगा सकते हो कि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर होने वाला है। प्रगति मतलब प्रोग्रेस करना, ठीक है। अब देखिएगा, प्रगति वांछित विकास है, ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि उसकी प्रगति हो, ठीक है, तो ये तो वांछित है, चाहना है, ठीक है। अगला है तुलनात्मक, तुलनात्मक तुलना की जा सकती है कि सामने वाले कितनी प्रगति हुई है और हमारी इतनी हुई है, ठीक है ना, तो कंपेयर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। प्रोग्रेस ऑटोमेटिक नहीं होता, खुद से नहीं होता, हमें उसके लिए काम करना पड़ता है, ठीक है, तो ये भी आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार मुख्यतः किस समुदाय में पाए जाते हैं? नंबूधारी मालाबार समुदाय में, या फिर मुंडा छोटा नागपुर में, अंगामी नागा असम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 में ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, क्योंकि इन सभी प्रकार के स्थानों पे आपके पितृसत्तात्मक समुदाय पाए जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक वे। फोक वे निम्नलिखित में से कौन सी जन रीति है? जन रीति, ठीक है। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, फोक वे का मतलब होता है कि सामान्य रीति रिवाज होना, मतलब जनरल कल्चर, ठीक है, जो रोजमर्रा के व्यवहार में अपनाई जाती है, ऐसी चीजें रोजमर्रा के व्यवहार में। अब देखो मैरिज है, ये रोजमर्रा के व्यवहार में तो होती नहीं है ऑब्वियसली। डॉरी है, वो भी आपके पास में विवाह और मतलब हम कह सकते हैं धार्मिक और कानूनी सिस्टम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो धार्मिक और कानूनी व्यवस्थाएं डेली लाइफ में तो नहीं आती है, तो डेली लाइफ में जो जो भी सिस्टम है वो आपके पास में यहाँ पे आपका टाई बांधना या फिर आपका वियरिंग अ टाई, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि फोक वे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिटी। निम्न में से कौन समुदाय है? तो यहाँ पे जो समुदाय है वो होगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम, ठीक है ना। ग्राम एक समुदाय है, बाकी आपके पास हम कह सकते हैं कि जैसे ये प्रवासी समूह वगैरह है, ये एक परमानेंट समुदाय के रूप में नहीं देखे जाते हैं, ठीक है ना, टेम्परेरी समुदाय होते हैं। तो परमानेंट समुदाय जो होगा वो आपके पास में ग्राम होगा, जहाँ पे रीति रिवाज जो भी चीज़ें होगी वो लगभग मतलब एकीकृत होती है, एक जैसी होती है, ठीक है ना, तो एक जैसी चीज़ों का, रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, व्हाट डज इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच मीन, यानी कि अंतर विषयक उपगम का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 52 में अंतर विषयक
उपागम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में हम कह सकते हैं पूछा गया है सामूहिक अनुसंधान, बहुविषयक अध्ययन, अनेक पद्धतियों का एक साथ उपयोग। देखो यहाँ पे ना अनेक पद्धतियों का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, लेकिन एक्चुअली में आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे आंसर सही होगा कि अनेक मतलब अध्ययन की अनेक पद्धतियों का जब एक साथ में उपयोग किया जाता है तो उसको इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी बोलते हैं। मतलब अध्ययन की यानी कि जो भी अध्ययन है आपका, अध्ययन की अनेक पद्धतियों को एक साथ में उपयोग करना। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतर विषयक अध्ययन कहते हैं। ठीक है, उपागम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 53। सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। समाजशास्त्र का संबंध किसके साथ में है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, बेसिक एक्शंस ऑफ बिहेवियर के साथ, सोशल प्रोसेसेस के साथ में, या फिर आपके फिनोमिना ऑफ कास्ट एंड क्लास के साथ में। तो ऑब्वियसली सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी का जो संबंध रहता है वो है सोशल प्रोसेसेस के साथ में, सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 में ऑब्वियसली आपका जो समाजशास्त्र के जनक हैं वो आपके कहे जाते हैं आपके अगस्त्य कॉम्टे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, इन्होंने अगस्त्य कॉम्टे ने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, और मतलब हम कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी लेवल पे आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई है इसकी, ये भी इनकी ही देन है। ठीक है ना, समाजशास्त्र की जो पढ़ाई स्टार्ट हुई है वो भी आपके अगस्त्य कॉम्टे की देन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ रेट इन इंडिया। भारत में उच्च जन्म दर के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, कौन उत्तरदायी नहीं है पूछा गया है। ठीक है, नहीं है। अब देखो, भाग्यवाद, जॉइंट फैमिली सिस्टम, फ्रीडम इन मैरिज, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। मतलब उत्तरदायी कौन नहीं है, ये है विवाह की स्वच्छंदता। ठीक है ना, भारत में उच्च जन्म दर में मुख्य योगदान भाग्यवाद, संयुक्त परिवार और चिकित्सा सुविधाओं की कमी से होता है। विवाह की स्वतंत्रता इसका कारण नहीं है। अब देखो थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन को आप समझिएगा कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। भारत में उच्च जन्म दर के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है। अब देखो भाग्यवाद का क्या मतलब है। उच्च जन्म दर मतलब कि जब बच्चों की संख्या में वृद्धि होना। एक्चुअली में क्या सिस्टम है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम रहा है हमारा, लेकिन आज की डेट में तो मेंटेलिटी थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, लेकिन ट्रेडिशनली जो सिस्टम था वो क्या होता था कि जैसे बच्चों का जन्म होता था तो लोग उसको भाग्य के साथ में रिलेट करते थे। ये सोचते थे कि भाई बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। तो मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था कि आपका मतलब छोटी फैमिली होनी चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो लोग भाग्यवाद पे डिपेंड करते थे कि भाई जितने भी बच्चे होंगे वो ऑब्वियसली भाग्य की देन है। ठीक है, तो संयुक्त परिवार ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियसली आ ही जाता है आपके पास में उच्च जन्म दर में। एंड उसके बाद में आपका चिकित्सा सुविधाओं की का अभाव, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह प्रॉपरली नहीं थी, जिसकी वजह से कि आपके जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उनको अपनाना मुश्किल था। आप लोगों ने एक थियरी देखी होगी, ये है माल्थसियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, माल्थसियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन को अगर आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको प्रिवेंटिव चेक्स एंड पॉजिटिव चेक्स देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो माल्थस है वो कहते हैं कि भाई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए या तो पॉजिटिव चेक्स लगते हैं या तो आपके प्रिवेंटिव चेक्स लगते हैं। प्रिवेंटिव चेक्स होता है कि जब ह्यूमन बीइंग खुद से जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन पॉजिटिव चेक्स होते हैं जब जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो पाती ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू, तो पॉजिटिव चेक्स लगते हैं। पॉजिटिव चेक्स होता है जब प्रकृति के द्वारा जनसंख्या को कम किया जाता है, जैसे कि भूकंप आ गए, भूस्खलन हो गए, बाढ़ आ गई, या फिर कोई ऐसे जैसे कोविड आया था, कोविड डिजास्टर, इस तरीके से आपके पास में कोई महामारी आ गई, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पॉपुलेशन अपने आप ही कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रीडम इन मैरिज। अगर मैरिज की फ्रीडम जो है ये बर्थ रेट को इंक्रीज करने का मेजर है, ना कि डिक्रीज करने का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये नॉट पूछा गया है। ठीक है, तो दिस फ्रीडम इन मैरिज विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ रेट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। अकॉर्डिंग टू whom डज प्रोडक्शन रिक्वायर लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे उत्पादन प्रक्रिया के 4 कारक भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम किसके अनुसार है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 में ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, पर्सन्स एंड स्मेल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वी आर नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हम निम्नलिखित में से किसके सदस्य नहीं होते। किसके सदस्य नहीं होते हैं।
ठीक है, नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके पास में देखिएगा, सोसाइटी ऑब्वियसली हम समाज के सदस्य होते हैं, समुदाय के सदस्य होते हैं, संस्था एक मतलब हम कह सकते हैं समाज एक संस्था ही तो है, ठीक है, तो संस्था के सदस्य होते हैं। लेकिन हम कमेटी यानी कि समिति के सदस्य नहीं होते। जो कमेटी है, कमेटी के सदस्य बनने के मतलब ये बाय बर्थ, या फिर हम कह सकते हैं कि इस हर मतलब हम कह सकते हैं आपका इसका सदस्य बनने के लिए हर समाज, समुदाय या संस्था के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन समिति का सदस्य होना आवश्यक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन किसने प्रारंभ किया? ठीक है, विश्वविद्यालयों में समाज शास्त्र का अध्ययन ये आपके पास में प्रारंभ ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा ही आपके पास में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, Auguste Comte is called father of sociology because he first defined sociology, coined the term sociology, suggested scientific methods या फिर wrote a book on sociology। तो यहाँ पे आपका जो सोशियोलॉजी टर्म इन्होंने दी थी, coined the term sociology, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, The mode of production alone determines the culture of individual whose statement व्यक्तियों की संस्कृति का निर्धारण केवल उत्पादन प्रणाली करती है, यह किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 60 में ऑप्शन नंबर, अब देखो, कार्य प्रणाली करती है, उत्पादन प्रणाली करती है, उत्पादन प्रणाली, तो ये जो प्रणाली है ना, ये सिस्टम है, ये कार्ल मार्क्स की देन है, ठीक है, दास कैपिटल की देन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक मिताक्षरा? मिताक्षरा किसने लिखी है? ये जो मिताक्षरा बुक है ये आपकी लिखी है विज्ञानेश्वर ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो मिताक्षरा बुक है ये हिंदू धर्मशास्त्र और पारिवारिक कानून में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोशल ग्रुप? सामाजिक समूह की विशेषता कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 62 में देखिएगा, एक्सीडेंटल गैदरिंग, सामाजिक समूह, बिल्कुल मुझे लगता है कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आ गया है। सामाजिक समूह में एक्सीडेंटल गैदरिंग यानी कि दुर्घटनावश एकत्रीकरण आपके पास में सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अर्बन कम्युनिटी? नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं होगी? कृत्रिमता, सोशल होमोजेनिटी, सामाजिक एकरूपता, मुद्रा अर्थव्यवस्था, मनी इकोनॉमी या फिर मोबिलिटी, तो गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर 63 में आपके पास आप देख सकते हो, देखिएगा यहाँ पे सामाजिक एकरूपता, सामाजिक एकरूपता आपके पास में नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नगरों में ऑब्वियसली अलग अलग तरह के अलग अलग समाज के लोग आके बसे हुए होते हैं, तो अलग अलग उनकी सोच या फिर हम कह सकते हैं उनके कल्चर्स एंड ऑल, वो सारी चीज़ें जो है अलग अलग होती है। लेकिन अगर गाँव की बात की जाए तो गाँव में लोगों का जो सिस्टम होता है वो लगभग सेम ही रहता है, ठीक है ना, सारी की सारी जो सिस्टम रहेगा वो आपका एक जैसा ही रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, व्हाट इज टेम्परेरी मैरिज अमंग मुस्लिम कॉल्ड? मुस्लिमों में या फिर मुसलमानों में अस्थायी विवाह क्या कहलाता है? तो मुसलमानों में अस्थायी विवाह को मुताह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होने वाले, मुताह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, पॉटलेज इन प्रिमिटिव कस्टम रेफर्स टू? पॉटलेज का अर्थ क्या है? मैरिज ऑफ अ गर्ल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या फिर ऑनरिंग द चीफ, मुखिया का सम्मान करना, या फिर वेस्टिंग प्रॉपर्टी फॉर प्रेस्टीज। देखो यहाँ पे ना पोर्टलेज में आपका क्या होता है कि प्रतिष्ठा हेतु संपत्ति का अपव्यय किया जाता है। संपत्ति मतलब अपनी संपत्ति को हम कह सकते हैं, वैसे तो ना इसमें क्या होता है वस्तुओं का विनिमय भी सही है, लेकिन जो विनिमय है वो किस उद्देश्य से किया जाता है? वो किया जाता है अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, मतलब हम कह सकते हैं अपनी संपत्ति को बांट देना लोगों में, ये दिखाने के लिए कि मेरे पास में तो एक्सेस प्रॉपर्टी है, समझ गए हो ना बात को। तो इसका मतलब वो आपके पास में पोर्टलेज का अर्थ होगा। वेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रेस्टीज, मतलब होता क्या है, आपका अपनी प्रॉपर्टी बेची जाती है, एक्चुअली में होना तो आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी चाहिए था, लेकिन जो लगता है अलग अलग अगर दिया है तो हमें प्रॉपर डेफिनेशन की ओर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया फैमिली मीन्स ओनली जॉइंट फैमिली, हु सेड दिस? भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से है, यह किसने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो विचार है ये दिए गए थे डॉक्टर कर्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। उन्होंने कहा था कि भारत में परिवार का अर्थ मुख्य रूप से संयुक्त परिवार ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं अपना,
हु गेव द डेफिनेशन मैरिज ऑफ वन विमेन विद मैनी हस्बैंड इज पोलियंड्री, मतलब कि एक स्त्री का अनेक पतियों से विवाह बहुपति विवाह है, यह परिभाषा किसने दी थी? ठीक है, ये जो परिभाषा दी गई थी ये दी गई थी आपके पास डॉक्टर रिवर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु एम्फेसाइज्ड अथॉरिटी सबऑर्डिनेशन इन डिफाइनिंग जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार की परिभाषा में सत्ता की अधीनता को किसने प्रमुख माना? तो सत्ता की अधीनता को किसने प्रमुख माना? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बी आर अग्रवाल सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, अर्बनाइजेशन इज मेनली ड्यू टू विच फैक्टर, नगरीकरण मुख्यतः किस कारण से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 69 में ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होने वाला है कि नगरीकरण जो होता है वो राजनीतिक कारण से ज्यादातर होता है। ठीक है, वो जस्ट वन सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे ना अगर इकोनॉमिक दिया गया है साथ में तो राजनीतिक यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक कॉजेज से ज़्यादा नगरीकरण होता है। इकोनॉमिक कॉजेज का मतलब है, देखो मतलब जो गांव से लोगों का शिफ्ट होके नगरों में आ जाना, वो किस वजह से होता है? ज़्यादातर रोजगार की तलाश में या फिर अपना व्यवसाय चलाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। इकोनॉमिक कॉजेज की वजह से मैक्सिमम आपका क्या होता है? नगरीकरण होता है। लोग जो है रोजगार और इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज होते हैं उनको बनाने के चक्कर में कहाँ जाते हैं? नगरों की तरफ भागते हैं या फिर जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? आपका अर्बनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा, नॉट ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु फर्स्ट प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? तो प्राइमरी ग्रुप की जो अवधारणा है सबसे पहले कूले ने दी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट स्टेज इज कॉल्ड, लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट। तो यहाँ पे आपके पास में जो क्वेश्चन नंबर है 71, उसमें आपका सी सही होने वाला है, ट्रांजिशनल ग्रोथ स्टेज, ट्रांजिशनल संक्रमण अर्थव्यवस्था। ठीक है, ट्रांजिशनल ग्रोथ स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस है ये आपके पास, और मैं आपको बता दूं सीपी ब्लैकर की थियरी है, थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, सीपी ब्लैकर की थियरी है, थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, 1947 में इन्होंने दी थी। इसको आप देख लीजिएगा इस थियरी को, इसमें 5 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दी गई है। ये थियरी क्या बोलती है? बर्थ रेट और डेथ रेट के साथ में पॉपुलेशन ग्रोथ को ये डिफाइन करती है, कि जिसमें बताया जाता है पहले बर्थ रेट और डेथ रेट जो है दोनों बराबर होते हैं, लेकिन आपके कैसे रहते हैं? हाई रहते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में क्या होता है, ज़्यादा ना तो आपकी हेल्थ की फैसिलिटीज़ होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि डेथ रेट भी ज़्यादा होता है, मतलब मृत्यु भी लोगों की ज़्यादा होती है, और ना तो लोगों के बीच में अवेयरनेस होती है कि कम पॉपुलेशन इज बेटर पॉपुलेशन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो बर्थ रेट होता है वो भी हाई रहता है। तो इसमें इस तरीके की 5 स्टेजेस दी गई है। आई विल सजेस्ट यू ऑल कि इन स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को प्लीज देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और उसी बिटवीन आपको मिलेगी थर्ड स्टेज, जहाँ पे आपके पास में हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। ठीक है, ये आपके पास में क्या हो जाएगी? ट्रांजिशनल ग्रोथ स्टेज कहलाएगी। ठीक है जी, तो 5 स्टेजेस ऑफ सीपी ब्लैकर थियरी, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 72 है, हु कंसिडर्ड बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर सोशल चेंजेस, यानी कि सामाजिक परिवर्तन हेतु जैविक कारकों को किसने महत्व दिया? डेविस ने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया, डार्विन ने दिया, या फिर पैरेटो ने दिया? तो क्वेश्चन नंबर 72 में ऑप्शन नंबर सी डार्विन आपका सही आंसर होने वाला है। ठीक है जी, डार्विन ने जैविक कारकों को जो है सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, असाइमिलेशन इज असेंशियली असाइमिलेशन यानी कि आत्मसात जो है एक क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 है, ये है एक सोशल प्रोसेस यानी कि सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, देखो आत्मसात का मतलब आपके पास में क्या रहता है कि समाज में विविध समूहों में मिलन और एकीकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आत्मसात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 74, क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं का महत्व कौन दर्शाता है? कल्चर इज द व्हीकल ऑफ लाइफ, प्रोड्यूसेस कल्चर,
conformity and institutions fulfill human needs, all of the above। क्वेश्चन नंबर 74 में all of the above आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो हम कहते हैं कि संस्कृति जीवन की वाहक है। बिल्कुल संस्कृति आपके पास में इंपॉर्टेंट है, जो कि जीवन में आपका डेफिनेटली एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। सांस्कृतिक अनुरूपता उत्पन्न करती है। अनुरूपता मतलब आपके पास कन्फर्मिटी उत्पन्न करती है। संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो बिल्कुल सही है, ये आपके पास सभी के सभी सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 75 है आपके पास में, लैगिंग ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर बिहाइंड मटेरियल कल्चर इज कॉल्ड। अभौतिक संस्कृति का भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाना क्या कहलाता है? अभौतिक संस्कृति का भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाना आपके पास में क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके पास में ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांस्कृतिक विलंबना। ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना। अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति के पीछे रह जाती है, जिससे समाज में विलंबना उत्पन्न होती है, जिसे हम सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, विच एक्सप्लेन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। संस्थाओं का महत्व कौन बताता है? कल्चर इज अ व्हीकल। अच्छा, आई थिंक ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस रिपीटिशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। ठीक है, non material culture lagging behind material culture is called once again this question is also repeated, I'm extremely sorry। so यहाँ पे आपके पास में सांस्कृतिक विलंबना हमने देखा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इज नॉट रिलेटेड टू SC ST। ठीक है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है SC और ST से रिलेट नहीं करता है? ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनुच्छेद 343। ठीक है, आर्टिकल 343 जो है वो आपके पास में SC ST से रिलेटेड नहीं है। ये भारत में मतलब भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित है। ठीक है ना, राजभाषा से संबंधित है 343 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण का परिचायक कौन है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 में देखते हैं एक बार, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राथमिक उद्योगों में जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, दूसरा है इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ओके, तीसरा है डिक्रीज इन पॉपुलेशन इन टर्शरी सेक्टर, या नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण का परिचायक कौन है? औद्योगिकरण, उद्योग बढ़ रहे हैं आपके पास। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। देखिएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राथमिक उद्योगों में जनसंख्या वृद्धि। देखो जो आपके पास में जो प्राइमरी सेक्टर है ना, देखो समझिएगा बात को, इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स की हम बात करते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर जो कि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर जो कि आपका किससे उद्योगों से रिलेटेड है। एक है आपके टर्शियरी सेक्टर जो कि आपका गवर्नमेंट सेक्टर बोला जाता है, जिसमें आपके हम कह सकते हैं सर्विस सेक्टर बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो अगर हम सिंपली बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर की, तो इसका मतलब गवर्नमेंट या फिर जो जॉब वाला सेक्टर है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है या फिर जो भी जॉब वाला सेगमेंट रहता है, उसके इंक्रीज की बात कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में आपने ये देखना है ना कि इंडस्ट्री को हमने बढ़ाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने करना है, तो भाई आपका टर्शियरी सेक्टर में तो वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि अगर टर्शियरी सेक्टर में वृद्धि होती है तो इसका मतलब लोग इंडस्ट्री में नहीं जा रहे हैं। इंडस्ट्री में जाने के बजाय लोग जॉब वाले सेगमेंट में जा रहे हैं। ठीक है, तो उद्योगों का विकास तो यहाँ पे होगा नहीं, तो बी तो आपका मुझे लगता है कि नहीं आएगा। ठीक है, और डिक्रीज इन पॉपुलेशन इन टर्शियरी सेक्टर, तो डिक्रीज अगर टर्शियरी सेक्टर में पॉपुलेशन होती है तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो इंडस्ट्री सेक्टर में जाए, हो सकता है वो प्राइमरी सेक्टर में जा रही है या फिर बेरोजगार रह रही है पॉपुलेशन। ठीक है, तो डिक्रीज होना, अगर यहाँ पे ये लिखा होता डिक्रीज इन पॉपुलेशन इन टर्शियरी सेक्टर बट इंक्रीज इन सेकेंडरी सेक्टर, देन आपके पास में आंसर सही होता। लेकिन यहाँ पे डिक्रीज इन पॉपुलेशन इन टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक उद्योगों में जनसंख्या की कमी होना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री में वो जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, आगे एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है। इट मीन्स आपके पास कहीं ना कहीं पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहा गया है प्राथमिक उद्योगों में जनसंख्या वृद्धि, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन प्राइमरी से इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री। अब देखो प्राइमरी सेक्टर होता है, देन हम
कहीं ना कहीं ये कह सकते थे कि आपका एग्रीकल्चर की बात हो रही है, लेकिन जब डायरेक्टली इंडस्ट्रीज़ की बात कही गई है तो हम कह सकते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ जो है हमारी प्राथमिक उद्योग है उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। उनमें लोग ज़्यादा आ रहे हैं। अब उनमें लोग ज़्यादा आएंगे तो इसका मतलब वही तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा हमारा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, ठीक है जी। तो जिस तरीके के ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन एसोसिएटेड विद, नगरीकरण की प्रक्रिया किसके साथ में जुड़ी है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ अर्बन सेंटर्स, नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि होना, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण, बोथ ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। अब देखिएगा क्या कहा गया है, नगरीकरण की प्रक्रिया। नगरीकरण, नगरीकरण का मतलब होता है कि आपका अर्बनाइजेशन हो रहा है। अब अर्बनाइजेशन कब होता है? जब आपके जो लोग हैं वो रूरल सेक्टर से यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिस्थापित होते हैं शहरी क्षेत्रों के लिए। वो किसी भी वजह से हो सकते हैं। मेनली जो कॉज रहता है, मेनली जो रीज़न रहता है वो रहता है आपका आर्थिक कारण, जैसे कि रोजगार की तलाश हो गई या फिर आपके पास कोई भी इनकम जनरेशन के जो भी सिस्टम रहते हैं, ठीक है, इनकम कमाने के लिए, उसके लिए आपका जो पर्सन होते हैं वो रूरल सेक्टर से अर्बन सेक्टर की ओर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज जो है क्या होता है, आपका नगरीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो भाई ये थे आज के सोशियोलॉजी के 40 क्वेश्चंस जो हमने आज के सेशन में डिस्कस किए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और प्रॉपरली हमने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश यहाँ पे की है आप सभी को। बाकी जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, उनको देख लिया कीजिए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपका एग्जामिनेशन एकदम बहुत अच्छे तरीके से, सॉलिड तरीके से क्वालिफाई हो सके, ठीक है। सो सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। Thank you so much.